हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कल हम लोगों ने क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग उसका पूरा थ्योरी ख़त्म हो चुका है। आज हम उस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके पास कितना नॉलेज है और कितना आप जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। अब इसमें चैप्टर 1 में हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, मिलान करने वाला, भरने वाला जो होता है, सब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु है, वन है, खनिज है या नदियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। क्योंकि देखिए खनिज कहाँ मिलता है? खनिज ज़मीन के अंदर मिलता है। और खनिज में क्या क्या आते हैं? आपका सोना हो गया, है ना, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हीरा भी हो गया, या फिर कुछ भी हो, ये जितने भी खनिज है ये सब क्या होते हैं? कीमती होते हैं और ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है 2 नंबर, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन प्राकृतिक संसाधन है, तो बिल्कुल है। वन एक प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, इसको प्राकृतिक का देन है ये। नदी भी प्राकृतिक संसाधन है। नगर, बताइए क्या नगर था? नगर नहीं था, बल्कि जब पृथ्वी बना होगा तो हमारे से पृथ्वी था नहीं, स्थान था। नगर थोड़ा था उस समय, यानी कि पटना नगर हो गया, मुंबई नगर हो गया, कोलकाता नगर हो गया। तो ये सब ये सब को कौन बनाया? तो ये सब का मनुष्य ने बनाया। कौन बनाया होगा? तो मनुष्य। तो नगर हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, बल्कि मानवकृत संसाधन है। तो हमारा जवाब हो जाएगा नगर। ठीक है ना। और अच्छा, खनिज क्या है? तो खनिज जो है वो क्या है? तो खनिज प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। चलिए आगे देखेंगे। एक एक हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे, ताकि पढ़ना इसी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? चलिए सीमित है, देखते हैं। तो खनिज तेल, तो बिल्कुल सही बात है। खनिज तेल कहाँ होता है? तो ज़मीन के अंदर से प्राप्त करते हैं। और ज़मीन के अंदर में ये जो तेल है, खनिज तेल जो है, वो लिमिट मात्रा में है, सीमित मात्रा में है, यानी कि इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलेंगे कि ये क्या है? ये भंडार सीमित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा खनिज तेल। चलिए सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो देखो सौर ऊर्जा जो है हमारा सीमित नहीं है, बल्कि ये असीमित है। सौर ऊर्जा को तो हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी लगभग 5 बिलियन वर्ष तक ये जीवित रहने वाला है सौर। और अभी ये आधा ही जिया, अभी 2.5 बिलियन वर्ष तक ये जीवित रहेगा। तो इसे हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। देखते हो आप लोग सौर प्लेट लगाते हो, सुबह चार्ज करते हो, रात में यूज करते हो, फिर सुबह चार्ज करते हो, फिर रात में यूज करते हो, तो हमें मिलते रहता है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, उसे दोबारा हमें मिल जाता है। और हवा भी ख़त्म होने वाली नहीं है, हमें दोबारा मिल जाती है, इसलिए ये भी असीमित है, सीमित नहीं है। पानी भी आपका पता है कि पृथ्वी पर 3 भाग तो पानी ही है, तो पानी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, तो देखिए सौर ऊर्जा जो संसाधन है वो हम बताते हैं। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक प्रदत्त, क्योंकि इसे कोई मानव ने थोड़े बनाया, इसे किसी मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है ना। और हवा भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। हवा भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। और हमारा पानी भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। और साथ में सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन भी है, इसे हम पुनः दोबारा प्राप्त भी कर सकते हैं। और हवा भी नवीकरणीय संसाधन है, इसे भी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और पानी भी नवीकरणीय संसाधन है, इसे भी हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर नेक्स्ट, कौन मछलियों के लिए अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो चलिए पहला वर्षा जल, तो नहीं, वर्षा जल तो उसके लिए और अच्छी बात है, उसको और फ़ायदा करता है। सागर जल भी उसके लिए फ़ायदा करता है। दूषित जल, तो बिल्कुल सही बात है। दूषित जल जो है वो मछली को क्या करता है? दूषित जल जो है वो मछली को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये मछली को ही क्यों कि वो हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा दूषित जल। और मानव निर्माण नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इससे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि वर्षा जल बताइए कि कैसा संसाधन है, तो देखिए वर्षा जल थोड़ा ना कोई मानव करवाता है। कौन करवाता है? प्राकृतिक करवाता है। तो ये प्राकृतिक
प्रदत्त संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सागर जल, तो इसे भी किसी मानव ने नहीं बनाया, तो ये भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हो जाएगा। और देखिए मानव निर्मित बांध, एक इसे किसने बनाया है, तो इसे मनुष्य ने बनाया है, तो ये हो जाएगा मानवकृत संसाधन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 5 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए आप लोग समझिए, समुद्र में पानी देखते हैं कि ऐसा आता है फिर चला जाता है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। और ये ज्वारीय जो आता है ना, इसी से मानव क्या करता है ना, इसी से मानव ऊर्जा बना लेता है। क्या बना लेता है, ऊर्जा बना लेता है। तो मानव इससे ऊर्जा बना लिया, तो मानव इससे ऊर्जा बना रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नवीकरणीय, क्योंकि हम इससे ऊर्जा बना सकते हैं और ये हमेशा आते जाते रहता है, इसलिए इससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। तो ये बताइए कि ये कौन करवा रहा है, ये जो ज्वार आ रहा है समुद्र में, ये क्या मानव करवा रहा है, नहीं, ये बल्कि प्राकृतिक करवा रहा है। कौन करवा रहा है, तो प्राकृतिक करवा रहा है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक प्रदत्त। कैसा हो जाएगा, ये प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन हो जाएगा। और साथ में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा नवीकरणीय। कैसा हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। और साथ में ये प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन भी है। अच्छा पूछेगा आपसे, ख नंबर देखते हैं कि अजैव, तो अजैव में जितना भी निर्जीव है सभी आ जाएंगे, और मानवकृत, जितने भी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन है वो सब मानवकृत में आ जाएंगे। और जैव में जो सजीव होते हैं वो हमारा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क, तो बताइए लौह अयस्क नवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या मतलब होता है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि लौह अयस्क अगर खत्म हो जाएगा ज़मीन के अंदर, इसे ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो क्या हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय नहीं होगा। क्योंकि नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नवीकरणीय नहीं होगा। अनवीकरणीय, तो बिल्कुल अनवीकरणीय वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उसका भंडार जो होता है वो सीमित मात्रा में होता है। तो लौह अयस्क का जो भंडार है वह सीमित मात्रा में, और इसे द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है, ख नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जैव के बारे में पूछेगा, तो जैव में वही जो जितने भी सजीव आते हैं सब जैव संसाधन आते हैं। मानवकृत, जिसे मानव ने बनाया है वो मानवकृत संसाधन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है। देखिए हम आपको बताया था, आपको याद होगा, मान लीजिए हमारा भारत है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो बोले थे कि 12 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील तक जो एरिया होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। और हम बताए थे कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1.2 किलोमीटर होता है। चूँकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपसे किलोमीटर पूछा गया है, और ये है 12 नॉटिकल मील समुद्री मील है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, और जब 1.852 को 12 से गुणे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.2 किलोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र तट से। हमारा आंसर कौन जाएगा, घ नंबर, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर, तट रेखा से कितने समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है 12 नॉटिकल मील तक तट से, ये क्या होता है, ये होता है राष्ट्रीय संपत्ति का क्षेत्र हो जाता है। और यहीं से ठीक 12 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा संलग्न आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। और ये आधार से यहाँ से लेके ये पूरा 200, कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक ये जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 200 कहीं होगा ऑप्शन में, तो हमारा ख नंबर क्या हो जाएगा, ख नंबर 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉटिकल मील, ठीक है ना। तो जवाब हो जाएगा इसका नॉटिकल मील। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है तो क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संसाधन ना, संसाधन कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि संसाधन ही क्या करता है कि मानव के लिए उपयोगी होता है, मानव के आर्थिक विकास में सहायता करता है, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। ये सब संसाधन का परिभाषा था, वही उसी से ये हो जाएगा यहाँ पर संसाधन। दूसरा सवाल, खालिस्तान तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्यधन या यातायात के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भराएगा नदी, क्या भराएगा, नदी।
नदी ही एक ऐसा संसाधन है जिसका हम उपयोग सिंचाई के लिए करेंगे तो मेरे लिए संसाधन बन जाएगा, उसका विद्युत उत्पादन के लिए करेंगे तो वो संसाधन बनेगा, मछली पालन करेंगे तभी संसाधन मेरे लिए बन जाएगा, या उससे हम हवाई जहाज से इधर उधर सामान को यातायात को लेकर जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे लिए संसाधन का काम करेगा। और संसाधन यही तो कहता है कि जब तक हम किसी चीज़ को यूज नहीं करेंगे, किसी वस्तु को यूज नहीं करेंगे, वो मेरे मानव के लिए वो उपयोगी नहीं होगा, तो वो संसाधन नहीं कराएगा। तो जब हम नदी का यूज कर लेंगे तभी ये मेरे लिए संसाधन बनेगी। ठीक है। तीसरा, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह है। तो कृषि कार्य के लिए मानव किस संसाधन का उपयोग करेगा, तो कृषि कहाँ करता है, किसान आदमी खेती कहाँ करता है, भूमि पर करता है, ज़मीन पर करता है। तो इसका जवाब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, भूमि यानी मिट्टी, भूमि लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, भूमि। तो वो जो है कहाँ खेती करता है, किसान भूमि पर करता है। ठीक है। 4, पशुओं के लिए भूमि पर ही खालिस्तान मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। चारण यानी जो पशु होते हैं वो अपना भोजन पृथ्वी पर किस रूप में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए घास होता है, यानी घास का मैदान होता है। क्या होता है, घास का मैदान होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा घास का मैदान। क्या हो जाएगा, घास का मैदान। यहाँ पे भरेंगे हम कि पशुओं के लिए भूमि पर ही घास का मैदान मिलते हैं, अतः चारण भूमि के लिए संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए, इस प्रकार हमारा ये ख़त्म होता है। और कुछ और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ पीछे, थोड़ा हम एक नज़र उसको भी देख लेंगे, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चैप्टर 1 के लिए दिया गया है। हम उसको ज़रा सा देखेंगे। चलिए, तो ये पीछे दिया हुआ है आपका चैप्टर 1 का, सभी चैप्टर का अलग अलग से दिया हुआ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। बहुवैकल्पिक प्रश्न, अधिकोष। तो हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 ही पढ़ा है, तो हम लोग चैप्टर 1 का सिर्फ देखेंगे, संसाधन, विकास और उपयोग। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको हमको छोड़ देना है, काफ़ी ही हेल्पफुल है। चलिए, पहला सवाल है, मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि। मैंने आपको बताया था कि मानव खुद ही एक सबसे बड़ा संसाधन है, और वैसा संसाधन है जो दूसरे संसाधन का क्या करता है, उपयोग करता है। और मानव अगर कोई संसाधन को विकसित करता है तो क्या करता है कि अपने प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से क्या करता है, उसको उस वस्तु का उत्पादन करता है और साथ में उसका उपयोग भी करता है। इसलिए मैंने कहा था कि मानव एक सबसे बड़ा संसाधन है जो दूसरे संसाधन का क्या करता है, उपयोग करता है। तो पहला जैसे यहाँ दिया हुआ है कि वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। मानव अपने प्रतिभा से वस्तु का उत्पादन करता है और साथ में उसका उपयोग भी करता है, इसीलिए मानव एक सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सही नहीं है। पहला, प्रकृति की सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया था संसाधन किसे कहते हैं, कि संसाधन वह सा संसाधन जो मानव के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, है ना, मानव के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, मानव के लिए संपत्ति का काम करे, मानव के लिए टेक्नोलॉजी का काम करे। ठीक है। तो वो क्या होगा, संसाधन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से क्या करेंगे, वो संसाधन है। जब तक हम मानव के लिए उपयोगी नहीं होगा, उसके लिए आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, सुख सुविधा प्रदान नहीं करेगा, संसाधन नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ देखने में आता है तो कह देंगे संसाधन, तो ये गलत बात है। तो हालांकि ये पूछ रहा है ना, कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क। और बाकी तीनों यहाँ पर क्या है, जैसे देखो सही है, संसाधन हुआ नहीं करता बना करता, किसने कहा था, ये कहा था जिमरमैन ने। किसने कहा था, जिमरमैन ने। ये सही बात है। जब जल प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाए तब वह संसाधन की श्रेणी में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। जल प्रपात का जब हम उपयोग कर लेंगे तो मानव के उपयोग में आ गया, तो इसको संसाधन बोल देंगे। फिर खनिजों का निष्कासन कर जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं तो वे खनिज संसाधन बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब खनिज का हम उपयोग कर लेंगे और उसको उपयोग में, तो मानव के लिए उपयोगी हो जाएगा, तो वो संसाधन बन जाएगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ से सही नहीं पूछा था, बल्कि जो गलत है, ये 3 सही है और ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क। चलिए, आगे हम देखेंगे, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, है, जो सजीव नहीं हो। पक्षी सजीव है, ये नहीं होगा। मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है, अवरक एक खनिज है, ये निर्जीव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। ठीक, सॉरी। अच्छा, पक्षी कैसा संसाधन है, ये जैविक संसाधन है। मनुष्य जैविक संसाधन है, पेड़ पौधा जैविक संसाधन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ, अबरख अजैविक संसाधन। 4 नंबर, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, खनिज तेल क्या है, ये पृथ्वी के अंदर तेल पाया जाता है और ये सीमित मात्रा में है, और ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीमित है। तो ये अनवीकरणीय, कैसा है, अनवीकरणीय। कोयला, ये भी सीमित मात्रा में है, इसे भी हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वन क्या हो जाएगा, हाँ, तो वन जो है, वन को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वन अगर मान के चलिए कि वन अगर मान लीजिए ख़त्म हो जाता है, तो हम पुनः इसे पेड़ लगाकर, पुनः पेड़ का रोपण कर हम वन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग। ठीक है,
5 नंबर देखेंगे, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? इनमें कौन मानवकृत संसाधन? मानवकृत का मतलब जिसे मानव ने बनाया हो। सड़क, तो सही बात है, सड़क किससे बनाता है? सड़क तो मानव ही बनाएगा। नदी, नदी को मानव नहीं बना सकता है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सड़क। नदी को मानव नहीं बना सकता, बल्कि नदी कैसा है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। वन, ये भी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, और साथ में नवीकरणीय संसाधन भी है। खनिज, ये प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है और साथ में अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर हमारा आता है 6, संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संसाधन का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है बंटवारा। मैंने आपको बताया था नियोजन के लिए बहुत सी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम उसका पता लगाते हैं कि संसाधन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहता है पहला कहो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। एकदम सही बात है। सबसे पहले आप संसाधन का पता लगाइएगा कि आखिर संसाधन है कहाँ पे, तभी तो वहाँ पर उस जगह पे जा करके आप खुदाई करके आप वहाँ का जगह का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन संसाधन है, कितना मात्रा में है। तो सबसे पहला काम है हमको उस जगह को चिन्हित करना, तो ये सही है। ख, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक असर का निर्धारण करना। बिल्कुल सही बात है, हमें मात्रा और गुणात्मक असर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि संसाधन का पता चल गया कि हमारे यहाँ पर संसाधन है, दिल्ली में संसाधन है, अब यहाँ पर हम खुदाई करेंगे। अब मान के चलो कि हम यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको 1 करोड़ का लागत लग रहा है, और हमें हमारे यहाँ संसाधन जो निकलेगा वो 50 लाख का संसाधन निकलेगा। तो क्या 50 लाख का संसाधन निकलेगा तो ये प्रॉफिट हुआ? नहीं ना हुआ। तो इसको अच्छा संसाधन बोलेंगे? नहीं, तो इसको संसाधन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे हमको लॉस हो जाए? तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मात्रा का भी पता करना पड़ेगा, और साथ में गुणात्मक, गुणात्मक बोलते क्वालिटी, क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर ख़राब क्वालिटी का निकलेगा तो वह भी बेस्ट है। इस चलते हमें दोनों बात का ध्यान रखना है, मात्रा का भी और क्वालिटी का भी, यानी कि गुणात्मक का भी। तो ये भी सही बात है। तीसरा, विकास की योजना को चरणबद्ध रूप से तैयार करना। बिल्कुल सही बात है। जब ये इतना पता चल जाता है तो हमें विकास का योजना तैयार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, किस तरीके से हम इसको सब जगह पे पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी कि ये हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर को हम देखेंगे। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सागर तट से 12 समुद्री मील अर्थात किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? तो हम बताए थे, आप लोग को याद होगा, बताए थे, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। और मैंने बताया था कि यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक जो होता है वो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति होता है, राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। और उसको अगर, और मैंने बताया था कि 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, और उसको जब गुना करेंगे 12 से तो हमारा आएगा 22.2 किलोमीटर आएगा। और ये जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। और वही आपसे पूछा है कि 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार संसाधन है? तो ये हमारा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना। अब हम ज़रा समझेंगे एक ऑप्शन को, निजी के बारे में समझेंगे। निजी संसाधन क्या है? निजी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि निजी का मतलब होता है प्राइवेट, यानी किसी का, है ना। निजी का मतलब होता है किसी का अपना, व्यक्तिगत रूप से है। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई बाइक खरीदा तो उस पर किसका हक होगा? सिर्फ आपका होगा, है ना। तो ये हो जाता है निजी, है ना, यानी कि अपना पैसा लगाया हुआ, खुद से पैसा लगा के आप जो खरीदते हैं वो हमारा निजी होता है, अपना होता है। राष्ट्रीय आप समझ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैंने बताया था कि यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उसको हमने बोला था अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र। और इस 200 एरिया को छोड़ने के बाद जो भी समुद्र का भाग बच जाता है, जो भी सागर का भाग बच जाता है, उस पर सभी देश का अधिकार होता है, उस पर सब देश अधिकार सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भारत, जो भी है सब अधिकार कर सकता है। और उसी क्षेत्र को हम बोले थे, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जिस पर सब अधिकार कर सके तो वो क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और एक बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आप वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले थ्योरी का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, उसके बाद आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। झारखंड स्वर्ण क्षेत्र, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है वो है हमारा संचित। कैसा है? संचित। अब ये संचित कैसे है ज़रा समझिएगा इसको। संचित का मतलब क्या होता है? संचित का मतलब होता है कि अभी आपको पता होगा कि झारखंड में
सोना का भंडार है, बट सोना वहाँ पे अभी निकल नहीं रहा है, बल्कि उसको स्टॉक करके रखे हुए हैं, संचित के रूप में रखे हुए हैं। जब इसका पैसा नहीं कि टेक्निक नहीं, इसके पास टेक्निक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, बट ये निकाल नहीं रहा है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकालेगा, यानी कि वहाँ पर। और लेकिन अगर जब वो संचित का यूज करने लगेगा, जब वो सोना यहाँ निकल जाएगा, अच्छा, तो और निकल जाएगा, और निकलने के बाद उसको यूज करने लगेगा, तो वो कैसा भंडार बन जाएगा? ज्ञात भंडार बन जाएगा। इन ज्ञात भंडार का मतलब ही वही होता है कि जो चीज़ को अभी हम, जो चीज़ विकसित हो चुका है और जैसे उसको हम निकाल के यूज भी कर रहे हैं वर्तमान समय। जैसे कि यहाँ झारखंड से क्या निकलता है? झारखंड से भी हमारा कोयला निकलता है। कोयला ज्ञात भंडार है, उसका हम यूज भी कर रहे हैं वर्तमान समय, उसका यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। भंडारित का मतलब क्या होता है? भंडारित का मतलब होता है कि हम जो है इसमें से, भंडार में से संसाधन को निकाले भी हैं, उसका यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है, कुछ अंदर बचा हुआ अभी भी है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जो बचा हुआ है उसी को बोलेंगे भंडारित। क्या बोलेंगे? भंडारित संसाधन। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, इनमें किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है? तो देखिए, भिखमंगा। कार्य संसाधन किसको कहेंगे? कार्य संसाधन किसको कहेंगे? जो कुछ काम करके पैसा कमाए। भिखमंगा क्या करता है? कोई काम करता है नहीं, बस ऐसे हाथ फैला देता है, बोलता दे दो भैया पैसा, है ना, तो मांगता है, तो भिखमंगा हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये संसाधन नहीं कहलाएगा। फिल्म एक्टर काम करता है, एक्टिंग करता है, तभी उसको पैसा मिलता है। स्कूल या कॉलेज का शिक्षक पढ़ाते हैं बेचारे, तभी उनको पैसे मिलते हैं। चित्रकार, जो चित्रकार धनोपार्जन में लगा, जो चित्रकारी करता है, तब उसको पैसा मिलता है ना। तो ये सब क्या है? संसाधन का वर्क है ना। गाना गाने वाला सिंगर गाना गाता है, तब उसको पैसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन बार बार बोल रहे हैं कि जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन होगा मछलियाँ। बिल्कुल, मछली को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मछली को प्राप्त कर सकते हैं। और नदियाँ, नदी, तो नदी को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर सूख गया तो बरसात के समय में ये पानी आएगी, पानी भरेगी, तो फिर से नदी हमारा वापस आ जाएगा, तो नदी भी कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। वन्य जीव, वन में जो जीव होते हैं वो भी कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन है। जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर मर गया तो दूसरा शेर पैदा भी तो ले रहा है, तो ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नवीकरणीय, वन्य जीव नवीकरणीय संसाधन। तो घन में इनमें सभी, तो इनमें से सभी हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने फिर से क्वेश्चन पे, जो हमारा बच गया था, जो हम पीछे छोड़ के आए थे, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं 3 नंबर, ठीक है। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। तो कि पहला है मानवकृत संसाधन। कैसा संसाधन? मानवकृत संसाधन। तो इसमें से हमको मिलाना है मानवकृत संसाधन का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। पशुधन नहीं, पेट्रोलियम मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि प्राकृतिक प्रदत्त है। बांध, बिल्कुल, बांध को किसने बनाया? तो बांध को बनाया मानव ने। बांध को कौन बनाएगा? बांध को बनाएगा मानव बनाएगा। दूसरा देखेंगे प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, जो प्रकृति के द्वारा बना है तो प्रकृति के द्वारा कौन बन सकता है? प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन जो होगा, वर्षा जल कौन करवाता है? तो वर्षा जल मनुष्य कराता नहीं, कराता तो कौन कराता है? तो वर्षा जल जो है वो प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा आप लोग, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पशुधन अगर मान के चलिए कोई पशु मर जाता है, तो ये दूसरा पशु पैदा भी तो लेता है, तो ये बार बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बार बार प्राप्त हो रहा है। तो हम नवीकरणीय संसाधन को किस में देखेंगे? क में, पशुधन में देखेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम का पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी पेट्रोलियम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट मात्रा में है, ज़मीन के अंदर है, सीमित मात्रा में है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये कैसा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण बताएं, ठीक है। अब हम लोग कारण बताने वाले सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों? देखिए, तो एकदम सिंपल सी बात है, आप समझिएगा। इसको लिखना है एकदम 1-2 लाइन में लिखना है, आराम से लिखना है कि क्योंकि, आंसर बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लोहे का उत्पादन निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है, इसलिए लोहे का उत्पादन निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है, इसलिए लोहे को अजैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है। जबकि कोयले का उत्पादन सजीव पदार्थों के द्वारा होता है, इसलिए कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। बस इतना हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर
अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? देखिए सतत पोषणीय, इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर इसलिए बल दिया जा रहा है क्योंकि सतत विकास का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर ले, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बस यही लिख देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से संसाधन को यूज करना है कि आप इस तरीके से यूज कीजिए कि आपका अभी भी काम वर्तमान में काम चला जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उस चीज़ का लाभ मिल सके। उसे ऐसा नहीं हो कि आप को खाना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान निकाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं बेफालतू का, और फ्यूचर के लिए नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना, उसको सतत पोषणीय विकास नहीं बोलेंगे। 3 नंबर को हम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ग नंबर में हमारा सवाल है क्या कि खनिज को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को नहीं। खनिज को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर कि खनिज को अपूर्य संसाधन मतलब समझते हैं? अपूर्य का मतलब होता है कि पुनः प्राप्त नहीं हो सके। तो पुनः प्राप्त नहीं हो सके मतलब ये अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि खनिज को अपूर्य संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज अगर समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। क्या है? पुनः प्राप्त करना असंभव है ना, असंभव है पुनः प्राप्त करना। फिर से बोल देते हैं। खनिज को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को नहीं। तो खनिज को अपूर्य संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज अगर समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, अर्थात खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है जबकि वन एक नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात वन पुनः वृक्ष लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी वन को हम पुनः वृक्ष लगा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अपूर्य संसाधन नहीं बोलेंगे, लेकिन खनिज जो है खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम इसको नहीं पा सकते हैं, इसलिए इसको अपूर्य संसाधन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है कि संसाधन के वर्ग कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, संसाधन के मुख्य रूप से जो वर्ग हैं वो 2 वर्ग हैं। ठीक है, पहला है प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन वो होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और मानवकृत संसाधन वह संसाधन होता है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन अभी तक 3 बार हो चुका। तो लिखना है कि पृथ्वी सम्मेलन अभी तक 3 बार हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर प्रश्न उठाया गया था। जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है 1997 में हुआ। जबकि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं और इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है ना। खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं और इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, लिखेंगे कि खनिज भंडार तब संसाधन बन जाता है जब उसे निकालने के लिए मानव के पास तकनीकी और वह खनिज भंडार जो मानव के लिए संपत्ति बन जाए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे और मानव को सुख सुविधा प्रदान करे, जिससे उसकी आर्थिक विकास हो सके, तब वह खनिज संसाधन बन जाता है। और खनिज भंडार अनवीकरणीय तथा प्राकृतिक प्रदत्त के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे समझ लीजिएगा, मैंने बताया था संसाधन किसे कहते हैं। कोई भी खनिज है ज़मीन के अंदर से, मान लीजिए ज़मीन के अंदर कोई खनिज पड़ा हुआ कोयला है, और जब तक इसको मानव निकालेगा नहीं तो ये मानव के लिए उपयोगी कैसे बनेगा? और जब उपयोगी नहीं बनेगा तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति भी नहीं करेगा, और आवश्यकता को पूर्ति नहीं करेगा तो उसे सुख सुविधा भी प्रदान नहीं करेगा, और जो सुख सुविधा प्रदान नहीं करेगा
तो हम इसको संसाधन कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि संसाधन का मतलब होता है कि जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसके आर्थिक विकास से मदद करता हो, उसके लिए सुख सुविधा का प्रदान करता हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये संसाधन है। और ये जो खनिज है, आपको पता है खनिज कैसा संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, और ये चूँकि ये सीमित मात्रा में है इसलिए इसको हम अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और साथ में इसको किसी मनुष्य ने बनाया नहीं, बल्कि ये कैसा संसाधन है? तो खनिज एक प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। चलिए दूसरा सवाल होता है, नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण दे। तो कुछ भी दे दीजिएगा नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण। जैसे नवीकरणीय मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो किसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। वनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये सब क्या हो गया? हमारा नवीकरणीय संसाधन है। तो आप और भी बहुत सब कुछ दे सकते हैं, दे दीजिएगा। 3 नंबर, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों का नाम लिखें। तो बहुत सा संसाधन है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। मोबाइल है, ये पेंसिल जो देख रहे हैं, ये बुक है, ये सब को किसने बनाया? मानव बनाया। पहाड़ है, सॉरी पहाड़ नहीं, पहाड़ तो प्राकृतिक प्रदत्त है। टेबल है, बेंच है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन, सॉरी मानवकृत संसाधन है। 4 आप किन्हीं का भी नाम लिख दीजिएगा। 4 नंबर में है कि जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जैव का परिभाषा लिखना है और अजैव का निकालना है। मैंने बताया था आपको कि जैव वातावरण में उपस्थित जितना भी पदार्थ जो निर्जीव है वो हो गया अजैव, और जो सजीव है वो हो गया जैव। तो लिखेंगे कि वातावरण में उपस्थित वैसा पदार्थ जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहेंगे, एवं वातावरण में उपस्थित वैसा पदार्थ जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैव संसाधन में कौन कौन आ जाएगा? मानव आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा, जितना भी पशुधन है ना, जितना भी पशुधन है वो सब आ जाएगा। और साथ में हमारा कोयला भी आएगा। कोयला भी कैसा संसाधन है? मानव जैव संसाधन है, ठीक है, क्योंकि कोयला भी सजीव से प्राप्त होता है। और अजैव में दे दीजिएगा। अजैव में तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारा ईंटा, पत्थर, बालू, कुछ भी दे दीजिएगा, सब क्या है? निर्जीव है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? देखिए, मानव के लिए संसाधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मानव के बिना, मानव जो है संसाधन के बिना मानव का कोई परिकल्पना ही नहीं है। जैसे मान के चलिए कि संसाधन, जैसे मान लीजिए हवा हमारे लिए, मानव के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हवा हमें नहीं मिले तो मानव जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब संसाधन में हवा ही नहीं रहेगा तो मानव का कोई परिकल्पना ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो लिखना है कि क्योंकि मानव की हर आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए एवं उसकी आर्थिक विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। संसाधन के बिना मानव का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, अर्थात संसाधन के बिना मानव का परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह देंगे कि मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। ठीक है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब जैसे समझ लीजिए कि जल नहीं मिलेगा तो मानव पानी नहीं पिएगा, और जब मानव पानी नहीं पिएगा, मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा तो वो संसाधन भी नहीं कहलाएगा। और जब जल हमारा संसाधन है, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो मानव कब तक प्यासे रहेगा? एक न एक दिन उसको मरना है। और हवा भी नहीं मिलेगी तो हम भी मर जाएंगे, ठीक है ना। मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी नहीं होगा तो हम फसल नहीं कर पाएंगे, फसल नहीं होगा तो हम खेती नहीं हो पाएगी, खेती नहीं होगी तो फसल नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? तो भूख से मरेंगे। तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जितना बताया उतना ही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है। अब अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। और चूँकि और ऐसे टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ना भी सही नहीं है। एक देखा जाएगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये पूरा बुक भूगोल ख़त्म करेंगे, उसके बाद भूगोल में जितना भी इस चैप्टर में, इस बुक में जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट होगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट, उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए।